हर कोई आईआईटी देखता है, लेकिन आईआईटी सोचता कैसे है? और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने रास्ते एजुकेशनल मीडिया निकले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर यूनिवर्सिटी तक पहुंचकर स्टूडेंट्स की आवाज उठाई जाएगी। और आज हम पहुंचे हैं भिलाई में, जहां हमने डायरेक्ट बात की इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से स्टूडेंट्स के असली सवालों पर। सर, क्या भविष्य में ऐसा वक्त भी आएगा जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, मुंबई के जो आईआईटीज हैं, बच्चा जेईई देगा, रिजल्ट निकलेगा, अच्छी रैंक आएगी, तो वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई कॉलेजेस ना सेलेक्ट करके वो भिलाई आईआईटी के कॉलेज सेलेक्ट करेगा? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं राजीव प्रकाश, प्रोफेसर आईआईटी बीएचयू और अभी डायरेक्टर आईआईटी भिलाई 2023 से। मैं गूगल में सर्च कर रहा था, 72 नंबर पे हम अभी आ रहे हैं आईआईटीज में। पहले हम 80 नंबर पे थे। हाँ, 72 आ रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर 3 सालों में 3 सालों में अगर हम 8 पायदान ऊपर आए हैं। हाँ, और सभी अच्छे कर रहे हैं। 2-3 सालों का आपका अभी तुरंत का विजन क्या है और आने वाले 10 सालों का विजन, अगर मैं शॉर्ट में? बहुत अच्छा, बहुत महोदय, ऐसा कोई काम जो आपको गर्व महसूस करा दे कि हाँ, आईआईटी में 2-3 सालों में मैंने ये तब्दीली लाई है? वर्ल्ड में कहाँ पहचान होगी हमारी? वर्ल्ड में हमारी मटेरियल्स, मेटलर्जी, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, फिनटेक। सर, मेरा सवाल ये है कि आईआईटी भिलाई में एजुकेशन तो हो ही रहा है, इसके साथ बच्चों के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? जब मुझे कुछ स्टूडेंट ने अपनी रील्स भेजी इस तरह की कि ऐड से लगे हुए कि आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, आईआईटी से सर्टिफिकेट मिलेगा, तो क्या है सर, ये इसकी सच्चाई क्या है? बच्चों को करियर काउंसलिंग जब दी जाती है तो उन्हें समझ में आता है कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें हो सकती थी, क्या उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती, ज़्यादा मायने रखती। तो सर, आपके साथ ऐसे की कोई अगर किस्सा हो कि आपने कोई चीज़ की और वो आपको आज, शायद आप कह सकते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ना चाहते थे कि अभी जिस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे चाहे वो जेई हो या कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो वो इतने हताश हो जाते हैं अगर उनका उस तरीके से रिजल्ट नहीं आता है। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो गलत कदम उठा लेते हैं? आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टर सर से, जिनका पुराना अनुभव बीएचयू से रहा है, फिर ये रायपुर आईआईटी में भी रहे। रायपुर आईआईटी 2016 में स्टेबल हुआ था, अब 2023 से आईआईटी भिलाई, जहां पर सर से पहले छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राजीव प्रकाश, प्रोफेसर आईआईटी बीएचयू और अभी डायरेक्टर आईआईटी भिलाई 2023 से। जैसा आपने कहा जी, 2016 में आईआईटी भिलाई आया। आईआईटी को 3 चरण अगर आप में बांटें तो पहले चरण में वो पुरानी आईआईटीज थी, जिसमें मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे। दूसरे चरण शुरू होता है 2008 के आसपास और उनको हम सेकंड जनरेशन 2G आईआईटीज कहते हैं। और तीसरा चरण शुरू हुआ करीब 2016 के आसपास, जिसमें कि 6 नई आईआईटीज दी गई और ये 3G आईआईटीज कहलाती। तो उन 3G आईआईटीज में से एक आईआईटी भिलाई है, जो 5 साल से ऊपर तक रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में चला और उसके बाद 2023 में हम लोग अपने इस परमानेंट कैंपस में हम आए और 20 फरवरी 2024 को इस कैंपस को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। सर, क्या भविष्य में ऐसा वक्त भी आएगा जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, मुंबई के जो आईआईटीज हैं, बच्चा जेईई देगा, रिजल्ट निकलेगा, अच्छी रैंक आएगी, जब अच्छी रैंक आएगी तो वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में कॉलेजेस ना सेलेक्ट करके वो भिलाई आईआईटी के कॉलेज सेलेक्ट करेगा? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आईआईटीज एट पार है। सारी आईआईटीज में ऑलमोस्ट एक तरह की पढ़ाई है, एक तरह का लेवल है। 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स जहाँ लाखों से छाट के आते हैं, उनमें रैंक किसका थोड़ा कम है, ज़्यादा है, ऐसा कहना कि वो बच्चे फिर कमज़ोर हैं या तेज हैं, कोई मायने नहीं रखता। लाखों में छांट करके जस्ट क्रीम 10 से 15 से 20 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं, वो मानते हैं कि वो सब बराबर है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं। ये कंपटीशन है, थोड़ा लक है, किसी ने एक क्वेश्चन ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया और उसमें रैंक का फर्क आ गया। नहीं, बच्चे ऐसे बोलते हैं ना सर कि हाँ, मानते हैं। तो इससे पहले तो मैं यही नहीं मानता कि कोई
इन 15-20 हज़ार में कोई रैंक की हम उस स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन पे, उस स्टूडेंट के नॉलेज पे, उस स्टूडेंट के ब्रिलियंस पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। हाँ, पर एक बात है कि कुछ IITs पुरानी हैं, 60-70 साल पुरानी IITs हैं। हम 2016 में अभी हम 10वां साल पूरा करने जा रहे हैं, तो अगस्त में पूरा करेंगे 10वां साल हम। तो 10 साल और 70 साल फर्क होता है, टाइम लगेगा, बट उतना टाइम नहीं लगेगा। IIT भिलाई, ऐसा हमें लगता है, जो हमारा विज़न और मिशन है, उसमें 10 से 15 साल में हम वो जगह पा लेंगे जहाँ की आप बात कर रहे हैं, कि तब बच्चे ये कहें कि नहीं, हम तो IIT भिलाई को भी पहला चुन सकते हैं। ग्रेट। अगर यहाँ पे आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा, क्योंकि जेई की एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जेई मेंस 1, 2 दोनों हो चुका है, जेई एडवांस 17 जून को है, और उसके बाद रिजल्ट्स 1-2 दिन में आएंगे, और सारे बच्चे फिर होड़ लगा करके अपना कहाँ जाना है, कहाँ पे पढ़ाई करनी है, उसके लिए 1-2 लाइन आपके इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों के लिए कहेंगे। सारी IITs अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आपके रैंक्स से अगर आपको लगता है कि IIT दिल्ली नहीं मिला, आपको IIT दिल्ली की जगह कोई दूसरा IIT मिला, तो या ये ब्रांच की जगह कोई ये दूसरी ब्रांच मिल गई, आप कंप्यूटर में जाना चाहते थे, आपको तो मैकेनिकल मिल गया, इससे कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि आप हताश हों या हमारा अच्छा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जेई क्वालिफाई किया, बहुत बड़ी बात है जेई एडवांस क्वालिफाई की, और अब आपको कोई ना कोई IITs में मिलेगा मौका, या आपको NITs में मिलेगा मौका। ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई के सारे संसाधन आज के डेट में हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 4 साल कैसे पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब आप उस कॉलेज से, चाहे वो NIT हो, IIT हो, चाहे वो ब्रांच कंप्यूटर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जब आप बाहर निकलते हैं तो आप कितना नॉलेज लेके निकलते हैं, कितना ज्ञान लेके निकलते हैं, ताकि आपको लोग हाथों हाथ लें। कोई भी आपको देख करके आपके नॉलेज को, आपके साथ बात करने के बाद, आपका इंटरव्यू लेने के बाद ये कहे यू आर द बेस्ट। और इसमें कहीं भी, जितना मैंने देखा, करीब 22-23 साल से मैं IIT में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत कि आप किस कॉलेज से हैं और किस ब्रांच से हैं। फ़र्क ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितना मन लगा करके पढ़ा है। हर कॉलेज अच्छा है, नेशनल पोटेंशियल का है, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच अच्छी है। IIT भिलाई को भी स्टूडेंट्स अपना पहला चॉइस मान सकता है और ले सकता है। एक उदाहरण दे सकते हैं, IIT भिलाई में अगर आप आते हैं और आप मटेरियल्स, मेटलर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन ब्रांचेस को आप लेते हैं, तो भिलाई स्टील प्लांट जैसा, जो कहते हैं कि भारतीय रेल भिलाई स्टील प्लांट के रेल पे चलती है, आयरन पे चलती है, तो इतने बड़े भिलाई स्टील प्लांट्स के आपको वहाँ जाके काम करने का, ट्रेनिंग लेने का, वहाँ से एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। तो मैं मानता हूँ, अगर मुझसे आप पूछोगे कि अगर मुझे इस एरिया में आगे जाना है और मेरा इंटरेस्ट है अगर, तो मैं मेटलर्जी या मटेरियल साइंस वहाँ पे लूँगा जहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही हो, जहाँ पे रियल सेंस में इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ को देखने का हमें मौका मिल रहा हो। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर रैंकिंग है, आज वर्ल्ड रैंकिंग है, NRIF रैंकिंग है, और वो रैंकिंग है, उसका एक सम्मान है, एक अच्छी बात है। रैंकिंग से हमें पता चलता है उसके पैरामीटर्स में हम कहाँ हैं, और हमें एक मिशन मिलता है कि हमें भी रैंकिंग में ऊपर जाना है, और उन रैंकिंग को देख करके स्टूडेंट्स या उन अभिभावक चुनते हैं। तो निसंदेह अभी हम रैंकिंग में पीछे हैं, नए हैं, जैसा हमने कहा 3G हैं जी। मैं गूगल में सर्च कर रहा था, 72 नंबर पे हम अभी आ रहे हैं IITs में। पहले हम 80 नंबर पे थे, हाँ 72 आ रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर 3 सालों में, यस 3 सालों में अगर हम 8 पायदान ऊपर आए हैं, और सभी अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो और कंपटीशन है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं सर ये जानना चाह रहा था, जैसे आप 2-3 सालों का आपका अभी तुरंत का विजन क्या है, और आने वाले 10 सालों का विजन, अगर मैं शॉर्ट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सारे संस्थानों को अपना एक विजन होना चाहिए, रखना चाहिए। अगर आप
एक शॉर्ट विजन की बात करेंगे तो शॉर्ट विजन में अभी हमने अपनी एकेडमिक्स को मजबूत करने पे बहुत काम दिया, बहुत जोर दिया, R&D को मजबूत करने पे दिया, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के लिए एक इको प्लेटफॉर्म तैयार करने पे जोर दिया। और उसके बाद अब हम जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक विज़न लेकर के कि हम छत्तीसगढ़ की नीड्स को, इनकी प्रायोरिटीज़ को और नेशनल प्रायोरिटीज़ को दोनों को लें। तो कुछ उसके लिए शॉर्ट गोल्स बनाया, कुछ हमने लॉन्ग गोल्स बनाए। हमने अपनी स्ट्रेंथ देखी, एक तरह से कहिए हम अपनी स्वॉट एनालिसिस किया, और स्वॉट एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि हमारा कंप्यूटर, AI, डाटा साइंस में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिनटेक एक नई एरिया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मैं उस जोड़ना भूल गया था। तो एक फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये नई एरिया है, इसमें हम अच्छा जा रहे हैं। तो इससे ये नेशनल डिमांड है, नेशनल नीड्स है, तो इसको नेशनल नीड लेकर के इसमें हमने एक 10 साल का गोल बनाया है कि हम लोगों को 10 साल में एक नेशनल लेवल पर इन एरियाज में अपनी पहचान बनानी है। बट सेम टाइम शॉर्ट गोल है कि माइनिंग है, क्रिटिकल मिनरल्स है, मेटलर्जी है, यहाँ की पहचान है छत्तीसगढ़ की। तो उस एरिया में भी हमें करना है, क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, नए आयाम खुल रहे हैं माइनिंग में। अभी तो हमें लिथियम के भंडार खोजने की जरूरत है और लोग खोज रहे हैं और मिल रहा है। अभी हम मैग्नेट्स नहीं हैं तो उससे रिलेटेड बातें की जा रही हैं, रेयर अर्थ की बात की जा रही है। सो इन एरियाज में यहाँ होंगे और बहुत से ट्रेसेस भी मिल रहे हैं, तो इन एरियाज में बात करने की है। और छत्तीसगढ़ नोन है अपने फॉरेस्ट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। छत्तीसगढ़ नोन है अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो फूड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोडक्ट्स में, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट्स में, इन एरियाज में भी हमारी, तो इसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट गोल बनाए हैं जिन्हें हमें 2 से 3 साल में अचीव करने हैं। कार्बन कैप्चरिंग पे, पोल्यूशन पे, ये हमें 2 से 3 साल में अचीव करने का ये गोल बना करके। महोदय, ऐसा कोई काम जो आपको गर्व महसूस करा दे कि हाँ, IIT में 2-3 सालों में मैंने ये तब्दीली लाई है, कोई भी एक ऐसा काम? आप कह सकते हैं इसमें 3, अगर कहें तो मैं 3 नाम जोड़ना चाहूँगा। एक मैकेट्रॉनिक्स, हम अपने आप में पायनियर हैं। मैकेट्रॉनिक्स में UG, PG, PhD डिग्रीज हम देते हैं। ड्रोन्स एंड रोबोटिक, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के समय में कितनी आवश्यकता है, उसमें पिछले 2 से 3 सालों में हमने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो में हम लोगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिनटेक में हम जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं DST की और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और उसने अगर टॉप 10 इंक्यूबेशन हब्स की बात की है तो उसमें हमारा स्थान 6ठा है। और वो इसलिए कि हम फिनटेक में, एग्रीटेक में एक अलग पहचान बनाते हैं। नाइस। वर्ल्ड में कहाँ पहचान होगी हमारी? वर्ल्ड में हमारी मटेरियल्स, मेटलर्जी, AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, फिनटेक, इसमें हमने अपनी शुरुआत की है, क्योंकि इससे ऐसे समझा जा सकता है कि यूरोप के कई कंट्रीज हमारे साथ MOU किए हैं। और ये सिर्फ कागजी MOU नहीं है, हम पेपर MOU तो बहुत सारे साइन करते हैं। 4 यूनिवर्सिटियां हमारे साथ ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम चलाने के लिए रेडी हैं। और फीस ऐसी नहीं कि वो फीस के लिए आ रहे हैं, वो फीस नहीं, उनकी फीस शायद हमारी फीस से केवल 2 टाइम्स हो, और जो कि कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वो फीस, बहुत से उसमें संस्थान तो फीस लेते ही नहीं है, जैसे जर्मनी के संस्थान, ऑस्ट्रिया के संस्थान, वो फीस नहीं लेते। पर जर्मन यूनिवर्सिटी एंड ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स चालू करना चाहता है। जिसमें भारत इनोवेट की बात किया, वहाँ पे 2 फ्रांस के संस्थान साइन करने जा रहे हैं ज्वाइंट डिग्री के लिए। तो ज्वाइंट डिग्री के लिए वो क्यों आ रहे हैं हमारे साथ, जबकि फीस भी उनके लिए कोई बहुत बड़ा अट्रैक्शन नहीं है, उनको बहुत बड़ा फीस की भी हमसे फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो इसलिए कि उन्हें दिख रहा है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लेवल पे हमारी पढ़ाई चल रही है इन एरियाज़ में, वो कहीं भी इंटरनेशनल लेवल्स की तुलना में है और उसमें वो कर सकते हैं। एक और पॉइंट, राज्य स्तर पे हम जो आपने पूछा, IIT भिलाई गर्व से कह सकता है, राज्य स्तर पर हमारी पहुंच आज दंतेवाड़ा तक है, हमारी पहुंच आज सरगुजा तक है। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर हमारी अपनी टीम काम कर रही है। मेरी ऑफिस है जो IIT भिलाई का एक एक्सटेंशन ऑफिस की तरह काम कर रहा है। हमारी
टीम है जिसमें 8 से 10 लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं दंतेवाड़ा में। और वो भी आज नहीं, आज अभी हम नक्सल मुक्त हुए हैं, लेकिन 2 साल पहले से ही हम लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि हमने ये देखा था, IIT भिलाई ने ये देखा कि इस राज्य में जो तेजी बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें दंतेवाड़ा बस्तर जोन को शामिल करना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने पहला ही वहाँ पर अपना एक्सटेंशन खोला। ये बहुत और मुझे धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने IIT भिलाई को मौका दिया अपना एक तरह से एक्सटेंशन सेंटर वहाँ खोलने का। और राज्य का पहला IT पार्क हम दुर्ग में खोलने जा रहे हैं, जिसका मई में उद्घाटन है। और राज्य का पहला रिसर्च पार्क फॉर ट्राइबल रिसर्च पार्क, जिस पे MOU साइन हो चुका है, वो भी 2 से 3 महीने में हम लोग दंतेवाड़ा में खोल लेंगे। IIT को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है, तो ऐसा कौन सा विशेष काम है जिससे छत्तीसगढ़ का खासकर डेवलपमेंट होता हुआ आपको नजर आ रहा है IIT के माध्यम से? ऐसा कुछ दिख रहा है? 2 तरीके हैं, या 2 तरीके से इन बात को हम आपको डिफाइन कर सकते हैं। एक पहला तरीका है कि जब हम एक नॉलेज हब के रूप में आते हैं, तो संस्थान एक नॉलेज प्रोवाइडर की तरह है, जो आपको राज्य में कोई भी शिक्षण संस्थान हो, इंडस्ट्री हो, वो हमसे आकर के जुड़ करके हमसे नॉलेज ले सकता है, हमसे जुड़ करके अपने काम को कर सकता है। इसलिए नेशनल प्रायोरिटी में हम हैं, और छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज़, छत्तीसगढ़ के एजुकेशनल सेंटर हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे उन्हें IIT भिलाई से उन्हें लाभ मिल रहा है। दूसरा, हम एजुकेशन में बात करते हैं, तो एजुकेशन में बात सही है कि JEE जैसे कठिन परीक्षा में पास करके आना थोड़ा कठिन है, पर ऐसा भी कठिन नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत अच्छी सफलता पा रहे हैं। और वो जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं सर, हर साल ये आंकड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है ना? उस पे भी मैं आपको जोड़ता हूँ, उस पे भी मैं आऊँगा। शायद मैंने इसीलिए वो बात जो पहले कही कि सभी संस्थान, सभी विषय, सभी पढ़ाई अच्छी है, शायद मैंने इसीलिए वो बात कही थी, एक मैसेज देने की कोशिश कि सभी पढ़ाइयाँ अच्छी हैं। आप अगर अच्छे हैं और सभी पढ़ाइयाँ अच्छी हैं, तो सिर्फ जरूरत है आपकी लगन के साथ पढ़ करके आगे बढ़ने की, कहीं हतोत्साह की जरूरत नहीं है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस से मिलकर के बात को आगे करना। अभी आपने कहा कि नेशनल अगर इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशंस है, तो हमने तो खुला ये सारे संस्थानों को ऑफर दिया है, और वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि आप अपने टॉप स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ भेज दीजिए IIT भिलाई में, हम उनको क्लासेस यहाँ देंगे। और हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को सोच करके ही यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया। और ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा नहीं शुरू किया कि बहुत सारे एडमिशन किए चले जा रहे हैं, केवल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम दे रहे हैं, नहीं, वो लाइव लेक्चर्स हैं, टीचर्स क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं। वो इसलिए ये ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया ताकि वहाँ पर अगर आपने कठिन परीक्षा नहीं पास कर पाए, JEE नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, और ये बहुत सारी IITs में है। आप IIT भिलाई की ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आकर के आप वैसा ही एजुकेशन पा सकते हैं। तो इस तरह से तो आप राज्य में ये ऑनलाइन सवाल वाला जो आपने बोला ना सर, इसी पे मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ लोगों से, जब मुझे कुछ स्टूडेंट ने अपनी रील्स भेजी इस तरह की कि ऐड से लगे हुए कि IIT के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, IIT से सर्टिफिकेट मिलेगा, तो क्या है सर ये, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई यही है कि केवल IIT भिलाई नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना, और IITs भी, NITs भी, IIITs भी अभी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है। ऑनलाइन एजुकेशन ठीक ऑफलाइन एजुकेशन की तरह है। क्या डिफरेंस है इसमें? हमसे अगर आप पूछेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मैं कहूँगा, सिवाय इसके कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को केवल लिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन दे रहे हैं, तो वो पूरा नॉलेज हम नहीं दे सकते हैं जो कि ऑफलाइन प्रोग्राम में हम दे पाते हैं। नॉलेज में कम ज्यादा, लेकिन नॉलेज में थोड़ा, क्योंकि जैसे प्रैक्टिकल्स, अब आपने जैसे पूछा था, आपके स्टूडेंट्स इनोवेशन करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि उनको पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर से ही यहाँ पे रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। हम ऑनलाइन में ये रिसर्च का मौका अभी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन डिग्री की मान्यता सेम है। लेकिन डिग्री की मान्यता सेम है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, क्योंकि हम ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जब तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने लैब नहीं किया, तो वहां पे हम कहते हैं कि ठीक है, आपकी डिग्री सेम है, आप इतना क्रेडिट की लैब कर लीजिए,
इतने 6 महीने, दो सेमेस्टर, एक सेमेस्टर आप लैब की पढ़ाई पढ़ लीजिए, हम आपको बराबर ले और लेंगे। ये ऑनलाइन में कोई भी एडमिशन ले सकता है? अब देखिए, क्योंकि कंपटीशन तो होता ही है, जी हाँ, जी पर हाँ, वही उस लेवल का कंपटीशन नहीं है अब। जी हाँ, इसमें भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए कि हमने नहीं चाहा कि हमारे क्लासेस 100-125 स्टूडेंट से ज्यादा की हो, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर 100-125 से ज्यादा ही स्टूडेंट हो जाएंगे तो मुश्किल हो तो जाएगी। यहाँ पे कितनी सीट्स होंगी? हमने बहुत कम रखा है। हमने तो अभी तो हम 70-80 के ही टारगेट को अभी हम अचीव करने की बात कर रहे हैं, कि इससे ज़्यादा अभी हम नहीं जाना चाहते। ये अच्छा हुआ सर, आपने क्लियर कर दिया। लेकिन मैं इस तर्क में नहीं था। एक्चुअल तर्क ये था कि मैंने एक ऐड देखा था कि वो लोग बोलते हैं कि AI और ऐसा IIT से सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाएगा 6 महीने का, 3 महीने का। वो दूसरा कोर्स है, वो सर्टिफिकेट कोर्स है। देखिए, आपने हमसे पूछा कि दोनों की डिग्रीज में क्या अंतर है, तो डिग्री की बात कीजिए। डिग्री सेम है? डिग्री, ऑनलाइन डिग्री, ऑफलाइन डिग्री का टेन्योर वही है या ज्यादा ही है। ऑनलाइन डिग्री को आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, 6 महीना, 3 महीना, वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। वो भी IIT चला रही है? IIT चला रही है, और सारी IITs NITs में मैं कहूंगा इस तरह के प्रोग्राम हैं, और वो भी बहुत अच्छे हैं। हम कहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स को करना चाहिए। लेकिन सर वो हैवी फीस बताते हैं उसमें, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए ऐसे। देखिए, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कहीं जी। ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। ऐसे हैवी फीस से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए नहीं होते हैं, और बहुत से सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो अभी गवर्नमेंट्स की तरफ से फंड होके हो रहे हैं। Exactly, वही मैं बोलना चाह रहा था। आप मूक पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, उसमें आपको कोर्सेज मिलेंगे, उसमें एग्जामिनेशन का भी प्रोसेस है जी। आप करिए ना थोड़ा सर्च। आप अपने एक चैनल पे इस पर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम किस पे सर? स्वयं पे? आप स्वयं वर्ड मत यूज कीजिए, आप कहिए ऑनलाइन एजुकेशन पे। ऑनलाइन एजुकेशन पे, ठीक है। आप एक छोटा सा, हम इसे कहेंगे कि एक मीटिंग कर लीजिए, केवल IIT को ही नहीं, आप और संस्थानों को भी, जैसे NIT है, IIIT है, इन लोगों को बुलाइए, और जो लोग इसमें लेक्चर्स दिए हैं उनको बुलाइए कि आपने कैसा लेक्चर वहां पे दिया। तो वो आपको खुद बताएंगे कि मेरा लेक्चर इतना डाउनलोड हुआ है, मेरे इतने स्टूडेंट्स ने वो डाउनलोड करके पढ़ा है। तो सर मुझे ये जानना था कि सर्टिफिकेशन का भी जो कोर्स है उसमें भी लिमिटेशन है क्या? अगर वो कोई भी कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है ना। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि मैं आपको AI पढ़ाना चाहता हूँ जी, तो आप तो एक बार सोचोगे ना कि भाई AI के लिए एक हमको पढ़ने के लिए क्या क्या, तो आप पूछोगे ना कि भाई सर मिनिमम क्या जरूरत होगी, कितनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्या हमें कैलकुलस आना चाहिए क्या, तो हम तो नहीं जानते हैं कैलकुलस, तो हम पढ़ पाएंगे क्या? तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना? हाँ। सर मेरा सवाल ये है कि IIT भिलाई में एजुकेशन तो हो ही रहा है, इसके साथ बच्चों के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है ये। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पॉलिसी के आने के बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि ये अपने आप में संपूर्ण है, और हम इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या भारतीय शिक्षा नीति हम कहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और जो आपने कहा मूल्य, होलिस्टिक, वैल्यू एजुकेशन, सो भारतीय शिक्षा हमेशा से वैल्यू एजुकेशन रही। जी सर, बिल्कुल। उसमें मूल्य प्रथम रहा है। गुरुकुल में जब छात्राएं जाते थे तो उनको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं मिलता था, एक कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता था। और शायद इसी से प्रेरित होकर के NEP 2020 ने एक बहुत ही क्लियर, स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि शिक्षा संपूर्ण विकास के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन में वैल्यूज़ हो, होलिस्टिक एजुकेशन हो। और इसके लिए हमारे NEP 2020 के तहत सिर्फ हम अपने यहाँ ही नहीं, हम और भी जो राज्य के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स, इवन स्कूल्स हैं, हम उनको भी बुला करके ट्रेनिंग देते हैं। हम उनके यहाँ जा कर के उनकी ट्रेनिंग लेते हैं। भारतीय ज्ञान पद्धति को पढ़ाना, एथिक्स को बताना, और भारतीय शिक्षा का क्या मूल मंत्र रहा है, क्या भारतीय दृष्टि रही है शिक्षा के लिए, इन बातों को बताना। और आप अगर देखें तो हमने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को, या स्कूल में भी शिक्षक शिक्षिकाओं में, हम सिर्फ एक बात कहते हैं उनको जा कर के कि आप जब भी कोई भी क्लास शुरू करें तो क्लास 60 मिनट्स का है, आप 60 मिनट्स की क्लास को मानिए कि वो 50 मिनट्स का है।
आपको 50 मिनट्स में खत्म करना है। 10 मिनट्स शुरुआत में आप पहले वैल्यूज की बात कीजिए, आप क्यों पढ़ाने जा रहे हैं और इसके पढ़ने के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस है उन स्टूडेंट्स से, आप उनकी बात कीजिए। और थोड़ी सी ज्ञान की बात आप उसमें विषय से हटके भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सिलेबस आप 50 मिनट्स में कवर कीजिए, 10 मिनट्स आप उन्हें और कुछ भी बताएं। और स्पेशली जब ये स्टूडेंट्स छोटे होते हैं, स्कूल एजुकेशन बेहतरीन है, शिक्षक शिक्षिकाएं वहाँ पर सच में मानव गढ़ते हैं, और अगर वहाँ पे जो आपने शिक्षा दी वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर ऐसा नहीं है, हम यहाँ आने के बाद भी इस बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें योग को भी जोड़ा है, जिसमें हमने उन लोगों को इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के लिए इंटरप्रेन्योर्स का 2 क्रेडिट के एक अलग से क्लासेस चलाई हैं, ताकि वो एक संपूर्ण रूप से सीख करके केवल नॉलेज लेके ही नहीं निकले, एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के बाद अपना कैसे कार्य शुरू कर सकता है, रोजगार शुरू कर सकता है, वो भी करके लिखे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा IIT में फार्म हाउस भी खोला है अंदर, और वो इसलिए कि भारत में कृषि का क्या महत्व है इसको जानने के लिए, वो हॉबी क्लास की। सर, इसी श्रृंखला में मुझे आपसे एक चीज़ जानना है कि अभी जिस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे चाहे वो JEE हो या कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो वो इतने हताश हो जाते हैं अगर उनका उस तरीके से रिजल्ट नहीं आता है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो गलत कदम उठा लेते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर हर संस्थान अपने तरीके से कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, और हम लोग भी लेते रहते हैं और ले रहे हैं, और साथ में हम इस पे कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स भी करते हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से फिर से एक बार हम उन सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहेंगे, और पहले भी मैंने कहा है, ये कंपटीशन है, इसमें आना नहीं आना बहुत महत्व नहीं रखता। आपने बड़ी तैयारियां की, मैं भी रोज कुछ न कुछ बहुत सारी तैयारियां करता हूं, पर शाम तक अगर देखते हैं तो मेरी उतनी तैयारियों में कुछ काम अच्छे हो गए, कुछ नहीं हो पाए, तो बट इससे हम कभी हतोत्साहित नहीं होते, और नहीं होना चाहिए। आप ऐसे सोचें, किसान ने बड़ी मेहनत की, हमें कृषि प्रधान है, और इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। और ये बच्चे अगर अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से पूछेंगे तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी बीज लगाए, पौधे उगे, किसी कारण से नहीं हो पाया, चला गया सब कुछ, 6 महीने की पूरी खेती चली गई, तो क्या कभी किसान हतोत्साहित हुआ है? नहीं, वो फिर लगाया और फिर से किसी हुई, नया फल उगा, ठीक है। ये नहीं लगाया तो दूसरा फसल लगाई और दूसरा फसल हुआ, यहां नहीं सफलता मिली तो कहीं और मिलेगी, क्योंकि आप में मेहनत करने की क्षमता है, आप में वो हुनर है, तो आप कर सकते हैं और करके सफलता पा सकते हैं। सफलता को इससे आंकना कि एक कंपटीशन नहीं हमने पास कर पाए और हम विफल हैं, नहीं, ये कतई नहीं है। इसको मैं एकदम नकारता हूं कि ऐसा भावना आना भी नहीं चाहिए। एक कंपटीशन जस्ट एक एग्जाम देने की, पास एंड फेल होने से किसी की सफलता असफलता कतई नहीं आकी जा सकती है। मेहनत कीजिए, सफलता आपके पास है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे आजकल के बच्चों को करियर काउंसलिंग जब दी जाती है तो उन्हें समझ में आता है कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें हो सकती थी, क्या उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती, ज़्यादा मायने रखती। तो सर, आपके साथ ऐसे की कोई अगर किस्सा हो कि आपने कोई चीज़ की और वो आपको आज, शायद आप कह सकते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ना चाहते थे, पर बायोलॉजी नहीं पढ़ करके, चूँकि परिवार में मैथमेटिक्स पढ़ने का ज़्यादा चलन था और ज़्यादा महत्व था, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने को कहा गया, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी, पर मैथमेटिक्स के एरिया में आगे आया, इंजीनियरिंग में यहाँ पर हूँ, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगा, बायोलॉजी से कहीं दूरी थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने थोड़ी बायोलॉजी पढ़नी शुरू की, और आज अगर आप मेरे रिसर्च पेपर्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रिसर्च हमने बायोसेंसर्स पे किए हैं, बायोमेटेरियल्स पे, कैंसर पे भी मैंने रिसर्च किए हैं। तो ये तो मौका नहीं मिला था, पर मुझे जो पहला मौका मिला मैंने वो करने की कोशिश की, करूँगा। और अब एक तीसरी चीज़ है जो शायद नहीं पढ़ने को मिला, नहीं कर पाया, और अब करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर करना चाहता था, कृषि करना चाहता था, नई टेक्नोलॉजीज़ को कृषि में लाना चाहते हैं, AI कृषि में कैसे आएगा, तो वो अब लेने का मौका मिल रहा है, तो अब वो हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं इसको। इसी तरह शिक्षा जगत की सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए रास्ते एजुकेशनल मीडिया के साथ। धन्यवाद।